आइए आज हम मुंशी प्रेमचंद की बलिदान कहानी को सुनते हैं। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजी बेला के मंगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, इनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर ने जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरकचंद्र कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आदमियों ने उसे मटिया मेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, गाहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल से अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इस पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। अरकू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक ही हल की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी संपत्ति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता बेलाग कहता और गांव के अनपढ़े उनके मुंह सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरकू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। वह बीमार जरूर पड़ता, कुंवार मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझ कर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह नहीं की। परंतु अब कि ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से ना उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सीखे पिलाता, कभी गुर्ज का सत, कभी गदा पूर्णा की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा ना होता था। हरकू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए हैं। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरकू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दिन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देर थोड़ी है कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरकू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर देना उसे दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्चे संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दीन ने, किसी तीसरे ही ने। हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता था। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दिन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नजर बचा जाते। या तो उसे सूझता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों को भी जान से प्रिय समझता था, अथवा जीवन से निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा ना आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम के साथ निकाला। क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर, न गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरकू को कोसते जरूर थे कि इस बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह शरीर नहीं था
जहाँ कोई किसी के काम में शरीक न होता, जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। हरकू के खेत गांव वालों की नज़र पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पात से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरकू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओमकार नाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान देने पर तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था। लेकिन ओमकार नाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी के बाप ने खेतों को 20 वर्ष तक जोता है, इसलिए गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। अस्तु जब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और उससे पूछा, खेती के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रो रो कर कहा, सरकार, इन्हीं खेतों का ही तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा? ओमकार नाथ, नहीं, जरूर जो तो खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता। हरकू ने उसे 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है। लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपये बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं और नजराने के 100 अलग। तुम्हारे साथ रियासत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियां का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जथा था दादा के काम में उठ गई। अनाज खलियान है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई, रुपए कहाँ से लाऊं? ओमकार नाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बछिया बेचकर 50 रुपया ला सकता हूँ, इससे बेसी की हिम्मत मेरी नहीं पड़ती। ओमकार नाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होंगे कि हम ये रुपया लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम भी जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह चंदा, कहीं यह नज़र, कहीं वह नज़र, कहीं यह इनाम, कहीं वह इनाम, इनके मारे कचमूर निकल जाते हैं। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डलियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली न दो वह मुंह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगवा कर डलिए सजाता हूँ। उस पर कभी कानून गो आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया, सब मेहमान होते हैं। अगर ना करूँ तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी को इसी रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहाँ से आए? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर चला जाऊं, लेकिन हमें परमात्मा ने इसलिए बनाया है कि 1 रुपये सता कर ले और दूसरे को रो रो कर दे, यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियासत कर रहा हूँ, मगर इतनी रियासत पर भी खुश नहीं होते तो हर इच्छा नजराने में 1 पैसे की भी रियायत न होगी। अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दिन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा, कल का बानी आज का सेठ खेत जोतने चले हैं, देखे कौन मेरे खेत में हल ले जाता है, अब अपना और उसका लहू एक कर दूं। पड़ोसी ने उसका पक्ष लिया, तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे? सुभागी ने समझा, मैंने मैदान मार लिया है। उसका चित्त बहुत शांत हो गया है, किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती हैं, वृक्षों की जड़ से उखाड़ डालती हैं। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दीन की स्त्री से छेड़छाड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा, अब यह जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे? मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता है। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था, उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था, मान था,
नाई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ, अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार आएगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे, कौन बैलों को नाद में लगाएगा। दिन अब कहाँ, जब गीत गाकर हल चलाता था, चोटी का पसीना एड़ी तक आता था, पर जरा भी थकावट ना होती थी। अपने ललहाते हुए खेत को देखकर फूला ना समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे हुए अपने को राजा समझता था। अब अनाज को टोकरे भर भर कर कौन लाएगा। अब खेती कहाँ, बखार कहाँ। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखें से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के दो चार सज्जन जो कालिका दिन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़रों में गिर गया हूँ। अगर कोई समझता था कि तुमने क्रियाक्रम में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी न पछताता। मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होगा। पर दादा के ऋण से तो ऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में चार को खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पानी को तरसाता। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा। किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हल की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर जाता, अपने हलों को निकाल देखता। उसकी मुठियाँ टूट गई हैं, उसकी फाल ढीली हो गई हैं, जुए में सैला नहीं है। देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू मेरे हाल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर चला गया। गांव में चारों ओर हलचल मची हुई थी कि कोई सन के बीज खोदता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था, कहीं सलाह होती थी किस खेत में क्या बोना चाहिए। गिरधारी ये सब बातें सुन और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजलाता रहा था कि मंगल सिंह आया और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बात कर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई गाहक आए तो निकाल दो मंगल सिंह, एक गाहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधारी तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो 3 महीने से हल हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठ रहे हैं। गिरधारी ने दीनता से कहा, साह जैसे इतने दिनों माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी के इशारों से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम्हें इन्हें ले लो तो घर के घर में ही रह जाऊं, कभी कभी आँख से देख तो लिया करूँगा। मंगल सिंह, मुझे अभी तक तो कोई ऐसा काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूँगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो है भूसा। मंगल सिंह, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नलिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्य कुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का अच्छा सुअवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने की सासत से बांध कर खिलाया था, आज आशा की वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। हे मेरे खेतों की कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छांटी काटता था, जिनकी खाली दाने की चिंता अपने खाने से ज़्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था, ये मेरी आशा की 2 आंखें, मेरे इरादों के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। कालिका दिन ने कहा, अरे गिरधारी मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो। या कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दिन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया, लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दिन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का भी एक ईंट के भट्ठे पर काम करता है और 20 रुपए महीना घर आता है।
अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है, लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं है। अब वह मजूर है। सुभागी अब पराए गांव में आए कुत्ते की भांति दबकती फिरती है। वह अब पंचायत में भी नहीं बैठती, वह अब मजदूर की माँ है। कालिका देवी ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं, उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओमकार नाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग उन खेतों का नाम लेते डरते हैं। धन्यवाद। यह मुंशी प्रेमचंद की बलिदान कहानी है। आप लोग सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।